जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट बिल जो कि भारत सरकार के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए जो है लाया गया था, हालांकि वो पारित नहीं हो सका क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को पारित कराने के लिए या उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए जो मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है वो उस वक्त की सरकार के पास, कांग्रेस के पास नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्टेटस ऑफ 2011 लोकपाल कह सकते हैं बिल का। ठीक है, 2011 में लोकपाल बिल जो कि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। ठीक है, और कैसे जो है फिर अन्ना हजारे की टीम ने अपने रिकमेंडेशन सुझाए, उनसे रिकमेंडेशन लेके और जितने भी जो है पॉलिटिकल या फिर करप्शन से रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं उनके सुझाव लेके, मतलब करप्शन के अगेंस्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे सुझाव लेके विजिलेंस डिपार्टमेंट और जितने भी पीपल्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को देखते हुए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो लोगों के ग्रीवेंस हैं, जो लोगों की शिकायत हैं, जो सिटीजन के शिकायत का निपटारा करने का जो है समुचित व्यवस्था किया जा सके। ठीक है, तो इसके स्टेटस में कहने का मतलब है कि लोकपाल बिल जो 2011 में आया था, हालांकि यह पारित नहीं हो सका, लेकिन एक यह अच्छा प्रयास था। और एक सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी ना कि कांग्रेस के पीरियड में, अभी इस मोदी जी का कार्यकाल देखोगे 2014 से लेकर अब तक, वैसा कोई मेजर करप्शन अभी नहीं समाचार में आए हैं। करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी तक कोई ऐसा मेगा स्केल पे जो है, जैसे कांग्रेस में हो ना 2G, व्यापम, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, कई एक घोटाले, आपको घोटाले पे घोटाले देखने को मिलेंगे। और कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, करोड़ों रुपया का घोटाला होता था। ठीक है, तो 2011 में या फिर अन्ना हजारे का उस वक्त आंदोलन या फिर स्वामी रामदेव जी का आंदोलन या बहुत सारे जो ये आपके आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी बने हैं, राजनीति में इनका जो पदार्पण हुआ या अन्ना हजारे के आंदोलन की ही एक प्रकार से प्रोडक्ट है, उपज है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ जॉइंट ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन 8 अप्रैल 2011। देखो, जनता की शिकायत को निपटाना या जनता की शिकायत का निपटारण यह एक इशू है। ठीक है, और यह इशू जो है जब तक सभी जनता उससे त्रस्त नहीं होती है और कोई भी एक इशू जब बहुत अधिक कंट्रोवर्शियल नहीं बनता है तब तक सरकार जागती नहीं है, सरकार सोई रहती है। जब देखती है कि एक जनता ने आवाज़ उठाया, 2 लोगों ने बोला, 3 लोगों ने बोला, जब सारे मिलकर जब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आंदोलन की परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तब सरकार जो है कह सकते हैं कि उसका नींद खुलता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहती है सरकारें, चलो हम एक कमीशन का गठन कर देते हैं। वो कमीशन जो है तमाम इसके किस प्रकार से इसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, क्या क्या इसमें प्रावधान होनी चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी 8 अप्रैल 2011 को, ताकि जो सिटीजन को करप्शन या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी से रिलेटेड कोई अगर जो है मुद्दे हैं या जो है ग्रीवेंसेस हैं, उसे कैसे रिट्रेस करना चाहिए और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ARC के भी रिकमेंडेशन आए थे, उसमें भी लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था की और इस इंस्टीट्यूशन को एज ए स्वीडिश और स्कैंडिनेवियन कंट्री और न्यूजीलैंड के मॉडल पे जो है बनाने की बात ऑलरेडी कही गई थी और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो 5 नॉमिनीज नॉमिनेट किए गए थे अन्ना हजारे के द्वारा और अन्ना हजारे जी इसमें खुद भी शामिल थे। ठीक है, एक कमेटी बैठाई गई और एक प्रकार से जो कि प्रिपेयर किया ड्राफ्ट फॉर द लोकपाल बिल, जो लोकपाल बिल का एक ड्राफ्ट तैयार की कि इसमें क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, कैसे ये फंक्शन करेंगे, इसके फीचर क्या होने चाहिए, इनको शक्ति और इनके कार्य क्या होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में ड्राफ्टिंग होती है। वो मूलतः एक प्रकार से स्ट्रक्चर और ढांचा खींच दिया जाता है कि इन बिंदुओं पे आके नियम कानून बनाए जाएंगे या बनेंगे। फिर आगे है कि गवर्नमेंट प्रिपेयर लोकपाल बिल 2011, और जब इनके रिकमेंडेशन आए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो आया था उनके भी कुछ रिकमेंडेशंस को देखा गया, और उसके बाद आम लोगों की ओपिनियन और बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो कानून के जानकार होते हैं उनकी अपनी राय। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त की किस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके साथ साथ कई एक देशों ने
जैसे मैंने पहले ही बताया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऑलरेडी लोकपाल और ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन की स्थापना ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उन जो है संविधान के प्रावधानों का भी निरीक्षण किया गया, उसे ऑब्जर्व किया गया, उसे पढ़ा गया और उससे जो जो अच्छे प्रावधान थे उसे भी इंक्लूड किया। और उसके बाद सरकार जो है लोकपाल बिल 2011 को लाती है, एक प्रकार से लोकसभा में टेबल करती है, ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस करती है। इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड रेफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। देखो कई बार कई एक इंपॉर्टेंट बिल जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में आया और पारित हो गया। पार्लियामेंट की एक अपनी कमेटी होती है, इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। कई बार जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल होते हैं उसे पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया जाता है ताकि वह उस बिल को क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कस कर सके, अपनी रिपोर्ट दे सके और साथ साथ उसमें अगर कुछ छूट गया है तो कुछ अमेंडमेंट भी सुझा सके कि इसमें और कुछ जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो दो प्रकार की कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है जो टेम्पोररी नेचर होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट नेचर होते हैं। तो लोकसभा में जैसे बिल टेबल होता है उसके बाद इनिशियल डिस्कशन के बाद जो है इसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रेफर कर दिया जाता है ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, इस कमेटी जो है जांच पड़ताल करती है अपनी तरह से, जो है इसमें बहुत बार एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं जो भी एक स्पेसिफिक फील्ड के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपना कुछ रिकमेंडेशन और सुझाव दिया और स्टैंडिंग कमेटी का यह रिकमेंडेशन आया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, ठीक है, कि नेसेसरी प्रोविजन बी मेड इन द यूनियन लेजिस्लेशन फॉर लोकायुक्त इन अ स्टेट। इसमें कहा गया कि यूनियन लेवल पे तो आप लोकपाल की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा सर्विस, सारा का सारा कह सकते हैं कि हम जो जनता से डील करते हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार नहीं करती, वो स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिसर्स होते हैं, लोकल लेवल के भी होते हैं, मतलब पंचायत स्तर पे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि केंद्र सरकार के अगर कोई ऑफिसर घूस लेता हो उस पर तो लोकपाल का डंडा चलेगा ही, साथ साथ जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स होंगे उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, वह कोई करप्शन ना करे, अपने पावर का मिसयूज ना करे। सिटीजन तो देखो सबका सर्विस लेती है, उसके लिए तो सरकार बराबर है, केंद्र का हो या राज्य का हो, वो कुछ नहीं जानता। हम तो भाई जैसे ब्लॉक गए, ब्लॉक में हमें राशन कार्ड बनवाने हैं, हमें कहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, कहीं पासपोर्ट बनाना है और उसमें कोई घूस मांग रहा है, कोई ऑफिसर जो है कह रहा है कि हमें इतने दो तब बनेगा, या फिर कोई हमने फाइल अप्रूवल के लिए भेजे हैं उस पर कार्रवाई नहीं है। और ये तो बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंसेस डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे इसकी बहाली कर देने से ये पर्याप्त सिटीजन की ग्रीवेंस जो है रिट्रेस नहीं हो सकती। इसलिए जो है यह ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की बहाली होनी चाहिए, साथ साथ इन्फॉर्मिटी इन लॉ। अब क्योंकि केंद्र अगर इसे नियम बनाएंगे तो पूरे के पूरे देश में इन्फॉर्मिटी आएगी। जैसे जो गुजरात के लिए नियम होगा वही वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर के लिए भी नियम होगा। ऐसे डिफरेंट स्टेट अपने स्तर पर अगर नियम बनाएगी तो उसमें बहुत वेरिएशन होगा। कुछ स्टेट अच्छे नियम को बना पाएंगे, कुछ स्टेट उतने अच्छे और कह सकते हैं रोबस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो पूरे के पूरे देश में समानता हो, स्टेट लेवल पे भी इसके लिए जो है पूरी की पूरी यूनिफॉर्मिटी हो, तो लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था केंद्र सरकार के संसद के द्वारा पारित की जानी चाहिए। आगे है कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आगे स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इनके द्वारा लोकपाल बिल 2011 लाया गया था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का ये रिकमेंडेशन आया। ठीक है, तब तक पब्लिक के ओपिनियन भी समाचार पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा जो है बहुत एक्सपर्ट के सुझाव भी आए। तो उसको देखने के बाद गवर्नमेंट जो है यह बिल को विड्रॉ कर लेती है, वापस कर लेती है कि चलो इस बिल को हटा दो, और फिर से एक नया कानून को इंट्रोड्यूस करती है, नया बिल लाती है। ठीक है, वह है लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011। लोकपाल भी और लोकायुक्त भी, केंद्र लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। लोकपाल जो है सेंट्रल लेवल पे काम करेंगे, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। तो लोकपाल बिल 2011 वापस ले लिया जाता है, अब इसके जगह पर लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011 लाया जाता है, मतलब बराबर ही है, मतलब अब स्टेट के लिए भी ठीक है इसमें जोड़ लिया गया।
और इसमें कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रोवाइड यूनिफॉर्म विजिलेंस एंड एंटी करप्शन रोड मैप फॉर द नेशन। इस बिल में यह प्रावधान किया गया, ऐसे प्रोविजन डाले गए ताकि यूनिफॉर्म विजिलेंस एंड एंटी करप्शन का जो प्रावधान हुआ, यूनिफॉर्म विजिलेंस कहने का मतलब है, ठीक है, कहीं भी पूरे के पूरे भारत में एकदम, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर केरल की कन्याकुमारी हो, तो पूरे के पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होगी और एक प्रकार से विजिलेंस कहीं भी अगर किया जाएगा तो एक ही नियम और कानून के अनुसार वह अनुरूप जो है कार्य करेंगे। आगे है एंटी करप्शन का जो प्रावधान है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, वो इसे तमाम प्रावधान में भी एक रूपता और समानता आएगी। आगे है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। जो इन्वेस्टिगेटर होंगे और जो प्रोसिक्यूटर होंगे उन दोनों को अलग अलग रखा गया है ताकि एक प्रकार से इम्पार्शियल होकर वह काम कर सके। मतलब लोकपाल और लोकायुक्त में डिपार्टमेंट होंगे, कोई डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कोई उसे प्रोसिक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था की गई ताकि जल्दी जल्दी से केस का निपटारा हो सके, ठीक है। इसमें है कि प्रोफेशनलिज्म विकसित करने की बात कही जा रही है। आगे है स्पेशलाइजेशन की भी बात कही जा रही है। आगे है मेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंट्रोड्यूस इन 116th अमेंडमेंट बिल, और उसके बाद जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाने के लिए जो है 116वां संवैधानिक संशोधन बिल लाया जाता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त की जो है यूपीए सरकार थी और वह कोलाइजन गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी, उसके पास बहुमत स्पेशल मेजोरिटी ना होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए 3 तरह से बिल पारित किए जाते हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के साथ, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो यहाँ जो है इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी के जरिए पारित करवाना था क्योंकि स्टेट से भी यह संबंधित है। तो स्पेशल मेजोरिटी ना होने की वजह से जो है यह बिल पारित नहीं हो पाती है। क्लियर हो गया स्टेटस ऑफ 2011 लोकपाल बिल। इसके बारे में लोकायुक्त क्या क्या प्रावधान था, इन तमाम चीज़ों के बारे में, या फिर इस बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान लें। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल फॉर सेंटर, लोकायुक्त फॉर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे। सो अब हम इसे यहीं समअप करते हैं। एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.